सूरत और सीरत बदल जाएगी। अतुल, अगर इटावा, रामपुर का पटेल साहब चले गए, नहीं मैं उनको भी बताता, इटावा, रामपुर, कन्नौज, अगर यहां 24 घंटे बिजली, और मैनपुरी, अगर इन 5 जगह 24 घंटे बिजली आ सकती है, हाँ। अगर रामपुर उसी उत्तर प्रदेश में रहते हुए स्वायत्त शासी क्षेत्र बन सकता है, हाँ। ऑटोनोमस जोन, हाँ। जहां की सरकार आजम खान हो जाए, तो वैसी बिजली उत्तराखंड बुंदेलखंड को क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, आशीष सागर साहब, उनको जवाब देना चाहिए। आशीष सागर के पास हम चलेंगे। आशीष सागर, आप बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इतिहासकार हैं, आप समाज सेवी हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आशीष सागर जी, मुझे बताइए, आखिरकार जो आंकड़े आपने दिए, जिस पर हमें विशेष शो कर रहे हैं, ये देखकर पहली नजर में कितना गुस्सा आता है और किस किस पर? देखिए सर, ऐसा है, आपके पैनल में भी सदर विधायक विवेक सिंह थे, प्रदीप जैन आदित्य जी थे और सांसद चित्रकूट आर.के. पटेल जी थे जी। इन तीनों लोगों से जरा ये पूछिए कि आप जाकर के अब तक कितने बार जाके किसान की आत्महत्या को करीब से देखे हैं और आपने कितने बार उसकी लुंगी में बंधे हुए रुपये गिने हैं? जी। आगे पटेल जी के चित्रकूट क्षेत्र के रसिन गांव में पिछले मई के महीने में ब्रजमोहन यादव की मौत होती है खुदकुशी से। और आगे पटेल जी के पास अपने लड़के के इंटर कॉलेज के उद्घाटन के लिए तो समय होता है, लेकिन इन्हीं आगे पटेल जी के पास उस ब्रजमोहन यादव की लाश देखने के लिए समय नहीं होता है। वहां पर चित्रकूट विधायक, सदर विधायक वीर सिंह जी जाते हैं, ददुआ डकैत के पुत्र हैं, चहेते हैं जो है इसी समाजवादी सरकार के, वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास विधायक निधि से देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने विधायक निधि में ऐसा प्रावधान ही नहीं किया है। लेकिन यही विधायक और यही सांसद और यही मंत्री विधायक निधि का पैसा अपने निजी स्कूलों में निजी चाहते लोगों को बांट देते हैं। जी। 7266 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज का पैसा मिला है। जी। प्रदीप जैन आदित्य जी ने जाकर टीकमगढ़ में, झांसी में और कई जगह पे अपने आंखों से 2-2 फुट गहरे कुएं देखे हैं और ऐसे तमाम मॉडल तालाब देखे हैं जिन्हें केवल मॉडल ही कहा जाएगा तालाब की नजीर में। जी। वो तालाब है ही नहीं। जी, और पेमेंट हो कहेंगे 3261 किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा मैं हाथ में लिए बैठा हूँ। ये वो किसान हैं जिनकी पोस्टमार्टम की लाशें हम लोगों ने पिछले 11 सालों में जाकर के गिनी है। और ये फर्जी आंकड़े नहीं है। 200 करोड़ के पौधे इसी बसपा सरकार ने पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों में लगाए हैं और एक भी पौधा आपको फील्ड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कागजों में दिखाई देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई के आंकड़े कह रहे हैं। बिल्कुल सही। जरा इन नेताओं से, इन पैनल में बैठे सियासतदारों से ये पूछिए कि कहाँ चले जाते हैं आप पॉलिसी बनाते वक्त और कहाँ चले जाते हैं जब बुंदेलखंड बदहाल करने के लिए तय किया जाता है आपका राजनीतिक एजेंडा। और सारे लोग उस वक्त कोई नजर नहीं आता, कोई किसानों की आत्महत्याओं को जाकर के नहीं देखता है। जी सागर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मुझे एक शेर याद आता है दुष्यंत का इन सब नेताओं को सुनने के बाद कि कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हर आदमी कह रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हर पार्टी कह रही है हम स्वर्ग को बुंदेलखंड में उतार लाए और बुंदेलखंड वहीं की वहीं खड़ा दिखता है हमको। किशनवीर चौधरी जी, कितना गुस्सा आता है। किसान मर रहे हैं, अन्नदाता अन्न के दाने दाने को मुहताज है और हमारे जो खद्दरधारी नेता हैं ये नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। अब नहीं तो कब गुस्सा आएगा, अब नहीं तो कब, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राजनीतिक दलों के नेताओं में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। अपने नेताओं की चापलूसी करना इनकी नियत और नीति हो गई है और ये बेईमान और भ्रष्ट तमाम किसानों के नाम की योजनाओं के पैसे को लूट रहे हैं और यही लोग तमाम दलों में है। कोई बाहर से, विदेश से लोग आके नहीं वहां शासन कर रहे हैं। कहां है सिंचाई के संसाधनों का पैसा? कितनी योजनाओं पर अभी तक काम हुआ है? क्या हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आज 12वीं पंचवर्षीय योजना तक? कहां गया सारा पैसा? और कुओं के नाम पर गड्ढे खुदवाते हैं 4 फीट, कहां गया मनरेगा का पैसा? बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हो कि इतने बुंदेलखंड में इतने लोगों को हमने जो है मनरेगा की सहायता पहुंचाई। अरे किसको पहुंचाई? आपने 20 रुपए और 30 रुपए और 15 रुपए के चेक दिए। शर्म आनी चाहिए कि उन चेकों का क्या करेगा मरता हुआ किसान, भूख से तड़पता हुआ किसान, जिसके घर में दाना नहीं है। बैंक का खाता खुलवाने के लिए वो बस में बैठ के कहां से किराया लेके जाएगा? इनको शर्म नाम की चीज कहीं बची हो तो बताएं। केंद्र से मंत्री से लेके और प्रदेश के मंत्री तक इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। आज से 50 साल पहले और 20 साल पहले क्या थी और आज इनके पास ये पैसा कहां से आया? कहां ये किसानों के नाम पर, गांव के नाम पर, गरीबों के नाम पर लूटा हुआ पैसा है। और क्यों नहीं संसाधन मुहैया करते? मैं पूरी तरह इस बात को सरकार से पूछता हूं कि आप कॉटेज इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं करते? रोजगार देने के लिए क्यों सरकार काम नहीं करना चाहती? क्यों नहीं गरीब के हाथ में पैसा देते सीधा? क्यों नहीं गरीब को रोजगार देने का काम करते?
कब तक उसके साथ अत्याचार और अन्याय होता रहेगा, कब तक उसकी गरीबी का मजाक ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग उड़ाते रहेंगे। उस दिन के इंतजार में बुंदेलखंड के लोग रोते हैं सड़कों पर। जी, और इसीलिए जब विकास नहीं होता, लगातार उपेक्षा होती है, तो फिर बंदूकें उठाई जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं लोग कि साहब बुंदेलखंड में तो केवल दो ही चीजें हैं, एक डाकू और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी मर्यादा सैद्धांतिक तौर पर तो लोगों के पास है, लेकिन जमीनी तौर पर जो बंदूकधारी, जो डकैत हैं, जो बागी हैं, वो उठते हैं। और फिर ऐसे ही मौके पर पान सिंह तोमर फिल्म का एक डायलॉग भी याद आता है। वो डायलॉग अगर मैं यहां कहूंगा तो शायद हमारे माननीयों को, सम्माननीयों को मिर्ची लग जाए, लेकिन वो डायलॉग अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो रिपोर्ट आपको दिखाएं जिसमें बुंदेलखंड के लोगों का दर्द कैसे बंदूक की गोली की जुबान बाहर निकलता है। बुंदेलखंड में डाकुओं की फौज। पाठा के जंगलों से लेकर चंबल के बिहड़ों तक फैला बुंदेलखंड का हर एक इलाका बेहद रोचक है। इन तस्वीरों को देखकर गरीबों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। गरीबी, बदहाली और अत्याचार से पीड़ित होकर इस इलाके के जिन लोगों का कानून के ऊपर से भरोसा उठ गया, उन्होंने बंदूक थामकर डाकुओं की फौज तैयार कर ली। निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार, ददुआ और ठोकिया जैसे कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने गरीबी, लाचारी और अत्याचार से आजिज आकर बंदूक उठाई और गलत रास्ते पर आगे बढ़ चले। आप डकैत कैसे बने? बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। हालांकि पुलिस डकैतों को वक्त वक्त पर मार गिराती रही, लेकिन हर डकैत की मौत के बाद गरीबी, बेगारी, जुल्म और अत्याचार से पीड़ित नया डकैतों का गिरोह सक्रिय हो जाता। हिंदी फिल्मों ने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया, लेकिन बुंदेलखंड का भला नहीं हो पाया। बंदूक उठाने वाले डकैतों ने फिरौती का धंधा भी अख्तियार किया। तेंदुपत्ता तोड़ाई से भी लाखों रुपए वसूले जाते रहे। जंगल में पुलिस और डकैतों के बीच लुका छिपी का खेल बरसों से जारी है, जिसका अंत तब तक नहीं आता जब तक इस इलाके से गरीबी और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। सौरभ दुबे, समाचार प्लस। जी, तो पान सिंह तोमर जो बात कहता है, बुंदेलखंड के हालात देखकर उस पर यकीन करने को जी चाहता है, लेकिन अब मर्यादा हमारे इर्द गिर्द भी है जो डेरा डाले हुए है, और अगर इस मर्यादा से हम बंधे ना होते तो शायद चीख चीख कर हम भी ये बात कह रहे होते। अमिताभ जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, दर्द सहने की एक सीमा होती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आखिर एक मजाक कब तक, जैसा अभी चौधरी साहब कह रहे थे, कब तक आप ये हमारे नाम पर लूट करते रहेंगे? हमारे वोट से सरकार बनती है और वो सरकार हमको भूल जाती है। बहुत अच्छी बात की सुभाष जी ने, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर तो उस पर बलिहारी होने का मन करता है। लॉयन सफारी याद आ रही है। आदमी को रोटी नहीं खाने को भूखा मर रहा है बुंदेलखंड में, पलायन हो रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है जी, और आप शेर बंदर भालू पालेंगे वहां जी, क्या करेंगे? 5 जिलों को स्पेशल जोन बना के उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी क्या? जी, और उसमें भी सबसे ज्यादा दुखद पहलू ये है, इसमें अभी पूरे 1 घंटे की बहस में अतुल जी कोई हमको संभावना की किरण नहीं दिखी। टोपी उछालो अभियान था, टोपी उछालो अभियान। सुभाष मिश्रा जी, टोपी उछालो अभियान था, आगे क्या हो? क्या हम बुंदेलखंडी ऐसी तड़पते रहेंगे?
देखिए, मैं ये बात कहूंगा, पता नहीं कैसे ये बुंदेलखंड बुंदेलों की धरती है, आला उदल की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, उसके बावजूद भी वहां पर इतना ज्यादा लोगों मायूसी के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी वहां के राजनेता हो, अगर वो लोग एक बैनर में आकर के और लखनऊ में आकर के दबाव नहीं बनाएंगे कि वाकई में हमारे बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए और अगर अपनी दलगत राजनीति से ऊपर वो नहीं उठेंगे, तो ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा 1 घंटे में ब्लेम गेम होता रहा। उन्होंने कहा नसीमुद्दीन पैजामा पहनते थे और वो हवाई जहाज से चलने लगे हैं, और वो कह रहे साहब अखिलेश यादव ने बहुत किया, राहुल गांधी, इससे कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं पिछले 20-25 लगभग। सुभाष जी, मायावती के समय में 2 लोग सरकार थे, नसीमुद्दीन और बाबू सिंह थे ना। मुलायम सिंह के पिछले शासन, एक मिनट, मुलायम सिंह के पिछले शासन में मुलायम सिंह जी झांसी आए, चंद्रपाल चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने वहां सभा में हाथ उठवा के कहा कि चंद्रपाल का मतलब मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री की तरह झांसी में रहे। झांसी के लोग जानते हैं विकास क्यों नहीं हुआ भाई। कुंवर विवेक सिंह की हैसियत भी बहुत बड़ी है, 10 जनपद से सीधे उनका सूत्र जुड़ा है। इतने बड़े बड़े पराक्रमी महान मठाधीश हो गए, अब वो पजामा पहनते थे या चड्डी पहनते थे, ये उनका विषय है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन लोग तो बड़े थे जो हुकूमतें चलाते थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा बस कि प्रायोरिटी और पॉलिटिकल विल की कमी है। जो भी उत्तर प्रदेश में रहा है उसने बुंदेलखंड को खाली दुहा है अपने वोटों के लिए। अगर प्रायोरिटी होती तो पिछली सरकार में यहां से लेकर नोएडा तक पार्क जितने बने उससे ज्यादा बुंदेलखंड में कुछ होता, विकास का काम होता, तो ये किसानों को आत्महत्या नहीं करती। ठीक बात। इस सरकार में भी आप पॉलिटिकल विल की बात देखिए कि लायन सफारी, नोएडा में नाइट सफारी, और फिर यहाँ पे सारे पार्क शुरू हो गए। बुंदेलखंड में इसमें किसी का नहीं है। कांग्रेस में आप देख लीजिए, बुंदेलखंड में राहुल गांधी आए, इतने बार किसी महिला के घर में जाकर के रुके, दलितों के साथ जाकर के रुके, सब नाटक किया। विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया ये बताइए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर शुरू हो। इस तरह की कोई बात ही नहीं। किशनवीर चौधरी जी, सुभाष जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। भाई मैं अगर सब लोग एक मुद्दे पर ईमानदारी से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है बुंदेलखंड की स्थिति आगे आने वालों भी ऐसे दुखद रहेगी। किसान ऐसे ही बेचारे मरते रहेंगे। उनको सरकारें 10 और 15 रुपए का चेक जब सूखा होगा तो दे देंगी, और उनकी जो जमीन है वो बैंक वहां पे मॉर्गेज करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की स्थिति लगभग बनी रहेगी। ठीक है किशनवीर चौधरी जी, मैं चूंकि आप बहुत जोश में बात कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब किसान मरता है तो जो परिवार वाले हैं उनमें गुस्सा आता है, गुस्सा आना चाहिए। और जो पान सिंह तोमर फिल्म में जो नायक जो डायलॉग मारता है, जिसपे तमाम नेताओं के पेट में दर्द अचानक से पैदा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर बुंदेलखंड की ऐसी उपेक्षा होती रही तो क्या फिर बागी और ना बनेंगे। इस देश में जो व्यवस्थाएं राजनेताओं ने बना दी हैं, वो पूरी तरह से सारी योजना भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचाई जा रही है इस देश के अंदर। बुंदेलखंड के लोगों ने कौन सा अपराध किया है कि इतने लंबे समय से लेकर आज तक ना सिंचाई के संसाधन है, और सिंचाई के संसाधन एक दिन में नहीं बनते, उनसे सारी फसल एक दिन में नहीं पैदा हो जाती। आपने किसानों को, परिवारों को दूसरे तरीके के रोजगार के संसाधन जो क्यों नहीं मुहैया किए। ठीक बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लघु और कुटीर उद्योगों के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए केंद्र सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। वक्त पूरा हो चुका है। चौधरी जी वक्त पूरा हो चुका है। माफी के साथ मैं अपने इस विशेष शो को सिर्फ 2 लाइनों के साथ बंद करना चाहूंगा। बुंदेलखंड में एक कहावत है, गगरी न फूटे चाहे खसम न मर जाए। खसम यानी पति, गगरी न फूटे, पति मरता हो तो मर जाए, इस कदर की वहां पे पानी की समस्या। कहते हैं कि बुंदेलन की सुनो कहानी बुंदेलन की बानी में, और पानीदार इते को पानी कि आग इते के पानी में। और उसी बुंदेलखंडियों से मैं आह्वान करूंगा कि सामने आइए, उस आग को दिखाइए, और अगर आपको आपका विकास नहीं मिलता तो उस विकास को छीन लीजिए। ये वक्त की मांग है। नमस्कार।